हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा पेज नंबर 28 पे जो आगे का टॉपिक है वो क्या है फ्रेंड्स, वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब हम जो जिक्र करेंगे यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत ये जो मौलिक अधिकार आया तो कैसे आया। तो फ्रेंड्स आपने सबने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संविधान में से लिया गया है, ठीक है। और उसके कुछ जो मौलिक अधिकार वो एक प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये क्या है मौलिक अधिकार। तो भाई वह अधिकार यानी वह अधिकार जो व्यक्ति के लिए जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब भाई तो वह अधिकार का मतलब भाई मौलिक अधिकार से है, तो यानी वह अधिकार जो जीवन के लिए अति आवश्यक हो उन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है, जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो मौलिक क्यों है फ्रेंड्स, ये मौलिक क्यों है, क्योंकि मौलिक इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और जो चीज़ भारतीय संविधान में शामिल कर ली जाती है वो हमारे लिए मौलिक हो जाती है। अब ये मूल अधिकार क्या है फ्रेंड्स, तो इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता था कि ये मौलिक से पहले मूल अधिकार था। मूल अधिकार का मतलब है कि ना तो ये पहले गवर्नमेंट ने दिया है ना ये जुडिशरी ने दिया, यानी जो हमारे ये मूल अधिकार है ये हमें ना तो गवर्नमेंट ने दिया है और ना ही जुडिशरी ने दिया। तो भाई किसने दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो जो चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो हमारे लिए मौलिक हो जाती है, यानी इसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ तक हमें समझ आया। अब आगे क्या है कि भाई इसकी डिमांड उठना कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आया, तो भाई ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो स्वतंत्र आंदोलनों के नेताओं ने इन अधिकारों को महत्व को समझा, वो कहीं ना कहीं ये जानते थे और इससे जूझ भी रहे थे। क्योंकि क्यों जूझ रहे थे, तो भाई जो ब्रिटिश थे वो भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। कैसे, तो न्यू रूल एंड रेगुलेशंस को लाकर वो भारत के लोगों पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। तो भारत के जो मतलब लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते थे, समझते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने मांग करना स्टार्ट करी, किससे, तो अंग्रेजी शासकों के जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। अब जो मतलब जो लोग थे उस टाइम पे उन्होंने क्या करा, अंग्रेजी सरकारों से ये मांग करी कि भाई जो जनता को अपने अधिकार मतलब मिलने चाहिए जो अंग्रेजी सरकार उसे दे। फिर समझते हैं, मतलब इसकी मांग लोग कर रहे थे। कौन, तो ये मोतीलाल नेहरू जो समिति थी। अब समिति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये समिति का मतलब एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य क्या था, तो भाई मांग, अधिकारों की मांग को लेकर। तो अंग्रेजी शासकों ने जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए ऐसा मतलब लोगों ने कहा था, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अधिकारों की मांग कर रहे थे। अब क्या हुआ, तो अब हुआ यूं कि इन संविधान सभा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि इन अधिकारों का यानी इन मूल जो अधिकार है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहीं ना कहीं ये जानते थे, समझते थे और सोचते थे कि जब आज से कुछ साल बाद या आने वाले टाइम में जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यानी जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब हम इन मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में क्या करेंगे, समावेश किया जाएगा, ठीक है। ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर में इन अधिकारों को क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण समझा गया और आगे भी लोग इनका क्या करें, जरूरी है, इसलिए इसे शामिल करना उन्होंने अति आवश्यक समझा। क्योंकि भाई आज़ादी के टाइम पे जो लोग स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, करने का मतलब है उन्होंने कहीं ना कहीं इस दौरान उनकी जानें भी गई, ठीक है। और तो उनकी जानों को ऐसी खाली नहीं जाने दिया जाएगा ना, तो ऐसा आगे ना हो इसलिए इन अधिकार को भारतीय संविधान में क्या करा, समावेश किया जाएगा। अब इनमें से जो अधिकांश अधिकार थे उनको भारतीय संविधान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब इसमें से क्या शामिल किया गया भाई, तो जो शामिल किया गया वो क्या है भाई, फंडामेंटल राइट्स। आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपको क्या किया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है। और फिर क्या नोट करने वाली क्या बात है भाई, अब इनमें से अधिकांश अधिकार को तो शामिल कर लिया गया लेकिन क्या नहीं शामिल किया गया, तो भाई संपत्ति के अधिकार को शामिल नहीं किया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार क्या है फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल 31 में है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है आर्टिकल 31। कब,
इसे 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने, यानी जनता पार्टी की सरकार का मतलब मेरा यह है कि जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर एक कानून यानी एक साधारण कानून बना दिया गया। लेकिन इसको साधारण कानून क्यों बनाया गया? तो भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा तब संविधान सभा के लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये सोच रहे थे कि इन अधिकारों से लोगों का क्या होगा? हनन होगा। अब कैसे? असमानता ही बढ़ेंगी। अब कैसे बढ़ेंगी फ्रेंड्स? तो भाई जब देश आज़ाद हो रहा था तो इकोनॉमी इतनी अच्छी तो नहीं थी ना, अब धीरे धीरे टाइम लगेगा। ऐसे में इन अधिकारों का फायदा किसको होगा? जो लालाए होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक के पास इतनी ज़मीनें हैं और इतना पैसा है कि वो पेशेंट्स को ढूंढ रहा है अपने ज़मीनों पर खेती करवाने के लिए, और एक के पास ज़मीन ही नहीं है कि वो अपने घर का पालन पोषण चला सके। तो ऐसे में जो लोग थे यानी मोतीलाल नेहरू समिति, और जो ये सोच रहे थे कि आगे जाके हम संविधान बनाएंगे, उसमें मौलिक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार को इसे आम कानून इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको जानते थे कि आगे असमानता पैदा करेगा, इसलिए इसको मौलिक अधिकार से आम कानून बना दिया जाए। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये आपके संविधान में 300 आर्टिकल 300 का के तहत क्या है? उसमें है, व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्हीं को क्या कहा गया? तो भाई इन्हीं को मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। किसको? मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को। और इसे ही क्या कहा गया? मौलिक अधिकार के नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे बस इतना ही। अब मौलिक अधिकार को और अच्छे से जानने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने क्या करा है फ्रेंड्स? तो आपके एनसीईआरटी ने मौलिक अधिकार को और साधारण यानी ऑर्डिनरी इक्वल राइट को बिटवीन यानी डिफरेंट करके समझाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया है, जो हम आगे समझने वाले हैं।